नमस्कार मित्रों, आज हम कक्षा 11, 12 व बीएससी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के लिए महत्वपूर्ण कुछ बातें और इस पे चर्चा करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, गणित में बहुत से ऐसे प्रश्नों पर विचार किया जाता है स्टूडेंट्स। वो प्रश्न क्या होगा? अब देखिए स्टूडेंट्स, जिसमें ऐसी राशियां होती है कि एक का मान दूसरे के मान पर क्या करता है, निर्भर करता है। एक का मान है वो दूसरे मान पर क्या करता है स्टूडेंट्स, से निर्भर करता है। और एक के मान में स्वतंत्र रूप में परिवर्तन होता है तो दूसरे के मान में भी परिवर्तन हो जाता है स्टूडेंट्स। वो किस प्रकार से? मान लीजिए मेरे पास एक वृत्त है। क्या है स्टूडेंट्स? से वृत्त है, और इस वृत्त का क्षेत्रफल, इस वृत्त का क्षेत्रफल इस वृत्त की त्रिज्या r पे निर्भर करेगा स्टूडेंट्स। किस पर निर्भर करेगा? वृत्त की त्रिज्या पे निर्भर करेगा। जितनी यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, त्रिज्या का मान जितना बड़ा होगा क्षेत्रफल उतना ही बड़ा आएगा स्टूडेंट्स। अगर त्रिज्या का मान छोटा है तो क्षेत्रफल भी हमारा क्या आएगा? छोटा आएगा स्टूडेंट्स। अब उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, y बराबर fx। y बराबर क्या है मेरे पास? fx। x में अगर मैं परिवर्तन करता हूं स्टूडेंट्स, x में मैं क्या करता हूं? परिवर्तन करता हूं, तो y में क्या है स्टूडेंट्स? परिवर्तन होगा। किस में परिवर्तन होगा? y में। तो यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, x है वो क्या है? स्वतंत्र चर है। x क्या है? स्वतंत्र चर है। जबकि y यहां पर क्या है स्टूडेंट्स? आश्रित चर है। कौन सा चर है? आश्रित चर या परतंत्र चर बोल सकते हैं हम। कौन सा चर बोल सकते हैं स्टूडेंट्स? परतंत्र चर। अब उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, हम राशियां इस पे चर्चा करेंगे। तो राशियां क्या होती है? देखिए स्टूडेंट्स, कुछ भी वे जिन पर, कुछ भी वे जिन पर गणितीय संक्रियाएं, देखिए स्टूडेंट्स, गणितीय संक्रियाएं, और गणितीय संक्रियाएं क्या हो सकती हैं? गणितीय संक्रियाएं, और गणितीय संक्रियाओं के अंदर देखिए स्टूडेंट्स, जोड़ हो सकता है, बाकी हो सकती है या विकलन बोलते हैं जिसे, गुणा, भाग इत्यादि की जा सकती है। राशियां कहलाती हैं स्टूडेंट्स। क्या कहलाएगी? राशियां कहलाती है। अब उदाहरण के लिए देखिए स्टूडेंट्स, लंबाई है, क्षेत्रफल है, लंबाई है, क्षेत्रफल है, आयतन, समय, दूरी, तापक्रम इत्यादि। अब उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, राशियों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। राशियों को कितने भागों में बांट सकते हैं स्टूडेंट्स? हम दो भागों के अंदर बांट सकते हैं। एक तो चर राशियां, कौन सी? चर राशियां, और दूसरे का नाम में स्टूडेंट्स अचर राशियां नाम दे देता हूं। नंबर 2 क्या है? अचर राशियां। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारे पास चर राशियां हैं उसकी डेफिनेशन हम क्या दे सकते हैं? चर राशियां वह राशि जो किसी गणितीय संक्रिया में किसी निर्दिष्ट समुच्चय से कोई भी मान ग्रहण कर सकता है। क्या है? कोई भी मान ग्रहण अगर कर सकती है राशि तो वो चर राशि कहलाती है स्टूडेंट्स। इसे साधारणतः x, y और z से क्या है? प्रेजेंट करते हैं हम। एक्स वाई जेड से क्या है स्टूडेंट? से प्रदर्शित करते हैं। अब चर राशियों को भी हम क्या है स्टूडेंट? से दो भागों में बांट सकते हैं। वे दो भाग क्या होंगे? देखिए स्टूडेंट्स, एक को मैं स्वतंत्र चर बोल सकता हूं और दूसरे का नाम आश्रित चर। क्या होगा? एक तो स्वतंत्र चर और दूसरा क्या है? आश्रित चर। अब इसको समझने के लिए देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर मैं आपको एग्जाम्पल की सहायता से समझाता हूं। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर अगर मैं x का मान 1 लेता हूं स्टूडेंट्स, मान लीजिए, तो यहां पर देखिए स्टूडेंट्स
x का स्क्वायर, इसका मतलब यहाँ पर y बराबर हमें एक मान मिलने वाला है। अगर मैं यहाँ पर x का मान 2 लेता हूँ स्टूडेंट्स मेरी मर्जी से, तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4, इसका मतलब y का मान कितना मिल गया 4। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स x है वो तो क्या है स्वतंत्र चर है, और जबकि y क्या है आश्रित बोल दीजिए या परतंत्र। कौन सा चर है आश्रित चर। मैंने जो जो x के मान मेरी मर्जी से लिए तो y के मान है वो अलग अलग प्राप्त होंगे स्टूडेंट्स, तो इसलिए यहाँ पर क्या है y क्या है एक आश्रित चर है। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स अचर राशियां। अचर राशियां क्या होंगी? अचर राशियों को समझने के लिए जिन राशियों का मान गणितीय संक्रियाओं में अपरिवर्तित क्या रहे स्टूडेंट्स से अपरिवर्तित अगर रहता है तो वे राशियां अचर राशियां कहलाती है। और अचर राशियों के अंदर देखिए स्टूडेंट्स 2 भागों में हम अचर राशियों को क्या है विभाजित कर सकते हैं। नंबर 1 निरपेक्ष, क्या है स्टूडेंट्स निरपेक्ष अचर, और नंबर 2 स्वेच्छ अचर। अब उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स निरपेक्ष अचर के अंदर क्या होता है, वे अचर जिनका मान प्रत्येक गणितीय संक्रिया में एक समान रहता है। क्या रहता है एक समान रहता है, जैसे 2 है 3 है √5 है -3/5 है ई है और पाई है। अब देखिए स्टूडेंट्स इसे हम क्या कहेंगे निरपेक्ष अचर कहेंगे, क्योंकि इनका मान सभी जगह क्या रहेगा एक समान रहता है। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स स्वेच्छ अचर, और वे अचर जिनका मान किसी भी एक विशिष्ट गणितीय संक्रिया के लिए अपरिवर्तित रहता है। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या है कोई विशिष्ट नाम आ रहा है, तो विशिष्ट के लिए होगा वो क्या होगा स्वेच्छ अचर होगा। जैसे उदाहरण के लिए y बराबर mx और प्लस है c, ये एक सरल रेखा का समीकरण है। और यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स m और c स्वेच्छ अचर है। क्या है स्वेच्छ अचर है, जिसका मान सरल रेखा के लिए क्या होता है स्टूडेंट्स स्थिर होता है। सरल रेखा के लिए क्या होता है यहाँ पर स्थिर होता है, तो इसलिए इसे स्वेच्छ अचर कहेंगे। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स आपको अंतराल के बारे में बताता हूं मैं, अंतराल या इंटरवल। तो इंटरवल के अंदर देखिए स्टूडेंट्स मेरे पास कोई a और b 2 वास्तविक संख्या है, तो यहां पर इसका मतलब ये हुआ a और b बिलोंग्स टू कहां से करेंगे स्टूडेंट्स r से। और ऐसी कंडीशन मान लेता हूं a से b क्या है बड़ा है, a से b क्या है बड़ा है, तो यहां पर जो b माइनस a का अगर मान निकालेंगे तो वो अंतराल की लंबाई होती है। यह क्या होती है स्टूडेंट्स अंतराल की लंबाई कहलाएगी। क्या कहलाएगी अंतराल की लंबाई। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर आपके जो ब्रैकेट होते हैं वो मुख्यतया तो स्टूडेंट्स वैसे तो 3 प्रकार बताए जाते हैं, और अगर इसके उपभाग किए जाते हैं तो 4 प्रकार हो जाते हैं। नंबर 1 विवृत या खुला अंतराल, और विवृत या खुला अंतराल क्या होता है देखिए स्टूडेंट्स विवृत अंतराल, और इसका संकेत इस तरीके से लिया जाता है छोटे ब्रैकेट के अंदर। अब देखिए स्टूडेंट्स अगर मैं इसके अंदर a और b लिख देता हूं, तो यहां पर देखिए स्टूडेंट्स न तो a सम्मिलित है और न ही क्या है b सम्मिलित है। इसके बीच में जो मान आएंगे वही विवृत अंतराल के अंदर क्या है सम्मिलित रहते हैं। और यह देखिए स्टूडेंट्स इसका दूसरा संकेत यूं भी लिया जाता है, और इसको अगर हम गणितीय रूप में लिखना चाहें तो देखिए स्टूडेंट्स x a लेस देन x लेस देन जो खुद किनारे पे जो मान होते हैं वो सम्मिलित नहीं किए जाते हैं। अब उसके बाद में देखिए स्टूडेंट नंबर है सेकंड सैवरित अंतराल। क्या है सैवरित अंतराल, और इसे स्टूडेंट से बंद अंतराल भी कहते हैं, या क्या कहेंगे क्लोज इंटरवल। इसे क्या कहते हैं क्लोज्ड, और इसे स्टूडेंट्स ओपन बोलते हैं। क्या बोलते हैं ओपन।
अब सैवरत अंतराल के अंदर देखिए स्टूडेंट्स, ये तो इनका क्या होता है, संकेत होता है। ये तो इनका क्या होता है, संकेत होता है। अगर मैं यहाँ पर ए और यहाँ पर क्या है, बी लिखता हूँ स्टूडेंट्स, तो इसको अगर मैं गणितीय रूप में लिखता हूँ तो यहाँ पर a लेस देन इक्वल x लेस देन इक्वल b, यहाँ पर a भी सम्मिलित है और b भी क्या है स्टूडेंट्स है, सम्मिलित हैं। और यहाँ पर जो किनारे पर दोनों मान दिए गए हैं, ये दोनों मान क्या होंगे, सम्मिलित होंगे। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, तीसरा प्रकार अर्ध संवरित अंतराल। और इस अंतराल को समझने के लिए नाम से ही स्पष्ट है स्टूडेंट्स, आधा संवरित। वे अंतराल जिनमें एक सिरे के मान तो क्या है, सम्मिलित नहीं किए जाते हैं, और एक सिरे के मान है वो क्या है, सम्मिलित किए जाते हैं। नाम से स्पष्ट है, अर्ध संवरित। अब अर्ध संवरित के अंदर देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं ऐसा लिख देता हूं, मान लीजिए यहाँ पर a और यहाँ पर क्या है, b, तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स, a तो सम्मिलित है जबकि b सम्मिलित नहीं है। और अगर देखिए स्टूडेंट्स, इसको मैं गणितीय रूप में लिखना चाहूँ, x a लेस देन इक्वल x और लेस देन b लिखा जाएगा, यहाँ पर इक्वल नहीं लिखा जाएगा स्टूडेंट्स। अब इसी तरीके से अगर चौथा पार्ट देखा जाए तो क्या होगा स्टूडेंट्स, अर्ध विवृत अंतराल। और यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, इसका मतलब यूं भी लिख सकते हैं हम, क्या, ऐसे, यहाँ पर a और यहाँ पर है b। अब देखिए स्टूडेंट्स, a तो सम्मिलित नहीं होगा जबकि b क्या होगा, सम्मिलित होगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसको देखा जाए तो ये दाईं ओर से तो क्या है, संवरित है, जबकि बाईं ओर से संवरित नहीं है स्टूडेंट्स। तो बाईं ओर से तो ये ब्रैकेट क्या है स्टूडेंट्स, विवरित है, और दाईं ओर से क्या है, संवरित है। अब उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, फलन को समझते हैं हम, क्या है, फलन किसे कहते हैं। अब उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, फलन की डेफिनेशन। और फलन को समझने के लिए हम समुच्चय a लेते हैं और दूसरा समुच्चय b लेते हैं स्टूडेंट्स, समुच्चय और समुच्चय b। अब देखिए स्टूडेंट्स, फलन, यदि समुच्चय A का प्रत्येक अवयव क्या है, मेरे पास मान लीजिए इसके अंदर एलिमेंट A, यहाँ पर B और C, समुच्चय A का प्रत्येक अवयव A, B और C, समुच्चय B के अद्वितीय अवयव, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स 1, 2 और 3 मान ले लेता हूं मैं। प्रत्येक अवयव से क्या है, एक नियम से अंतर्गत संबंध रखता हो, और मैंने वो नियम क्या है स्टूडेंट्स, यहां पर F लगा दिया है, तो ये संबंध F को फलन कहलाता है स्टूडेंट्स। अब यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, गणितीय भाषा में हम यूं भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, अगर फलन को परिभाषित करना हो तो यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जो B के अंदर संबंध नहीं रखता हो। अब देखिए स्टूडेंट्स, A का संबंध 1 से कर देते हैं, B का संबंध 2 से कर देते हैं, C का संबंध 3 से कर देते हैं। अब उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो A के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे वो प्रांत कहलाएंगे। तो यहाँ पर A बराबर प्रांत के अंदर A, B और C लिखा जाएगा स्टूडेंट्स। और यहाँ पर जो B का जो एक समुच्चय बनेगा उसे हम सह प्रांत कहेंगे स्टूडेंट्स। क्या कहेंगे, सह प्रांत। और सह प्रांत के अंदर देखिए स्टूडेंट्स, B के अंदर जितने भी मान होंगे वो सह प्रांत, और सह प्रांत के अंदर देखिए B बराबर 1, 2 और 3। अब यहां से देखिए स्टूडेंट्स, जो प्रांत के एलिमेंट सह प्रांत के साथ केवल और केवल संबंध रख रहे हैं उनको हम परिसर या परास कहेंगे, रेंज। क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, रेंज कहेंगे। तो यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, परास के अंदर एलिमेंट है वो R बराबर 1, 2 और 3 ही लिखा जाएगा। अब अगर देखिए स्टूडेंट्स, आगे यहां पर मैं एक चौथा एलिमेंट और लिख देता हूं सह प्रांत के अंदर। तो यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, सह प्रांत के अंदर यहां पर प्रांत के साथ संबंध हो या न हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सह प्रांत के अंदर हम यहां पर 4 लिख देते हैं।
लेकिन देखिए स्टूडेंट्स परिसर के अंदर यहां पर 4 नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि परिसर के अंदर वही अवयव आते हैं जो क्या है प्रांत का सहप्रांत के साथ संबंध रखता हो। तो यहां पर एक देखिए स्टूडेंट्स महत्वपूर्ण बात यह निकलने वाली है कि परास या परिसर सदैव सबसेट इक्वल होता है किसका? सहप्रांत का। किसका? सहप्रांत का। अब देखिए स्टूडेंट्स अगर मैं यहां पर 4 को गायब कर देता हूं तो यहां पर प्रास, परिसर और सहप्रांत के क्या है बराबर है, लेकिन सहप्रांत से परिसर सदैव क्या होगा स्टूडेंट्स? छोटा ही होने वाला है। इसके अंदर क्या है एलिमेंट हमें कम मिलेंगे। इस तरीके से आप समझ सकते हो स्टूडेंट्स। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स हम किसी भी बिंदु पर फलन का मान किस प्रकार से निकालते हैं। मान लीजिए f(x) बराबर मेरे पास 2x + 3 फलन दिया गया है। अब देखिए स्टूडेंट्स f(x) कहीं पर लिखा गया है, इसका मतलब ये फंक्शन है एक। क्या है? एक फंक्शन। तो यहां पर देखिए स्टूडेंट्स अगर मैं x बराबर 1 पर मान निकालता हूं तो यहां पर हमारा मान f(1) और बराबर 2 गुणा 1 और प्लस 3। तो यहां पर देखिए स्टूडेंट्स 2 + 3 बराबर कितना मान आएगा? 5। x बराबर 1 पर फंक्शन का मान कितना निकल कर आएगा? 5 निकल कर आएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स बीएससी के अंदर आपको फंक्शन है वो अलग अलग टाइप में मिल सकते हैं, जैसे कहीं पे 5x मिला हो सकता है, कहीं पे कैपिटल f(x) मिला हुआ हो सकता है। इस तरीके से देखिए स्टूडेंट्स आप फंक्शन की डेफिनेशन समझ गए होंगे। और उसके बाद में देखिए फलन है वो एक तो सम फलन होता है और दूसरा क्या होता है स्टूडेंट्स? विषम फलन होता है। मैं x बराबर -x रख देता हूं और फिर भी देखिए स्टूडेंट्स अगर f -x और बराबर f(x) आ जाए स्टूडेंट्स तो वो समफलन होता है। क्या है? समफलन। और अगर देखिए स्टूडेंट्स अगर मैं यहाँ पर x बराबर -x रखता हूँ और f -x का मान -f(x) आ जाए तो वो हमारा क्या होगा स्टूडेंट्स? से विषम फलन कहलाएगा। कौन सा फलन कहलाएगा? विषम फलन। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स मापांक फलन क्या आता है? मापांक और फलन। मापांक फलन को समझने के लिए देखिए स्टूडेंट्स मैं आपको बुक के अंदर ही यहां पर हिंट देता हूं ताकि वीडियो लंबा न जाए स्टूडेंट्स। अब यहां पर देखिए स्टूडेंट्स मापांक का f(x) बराबर x का मापांक और x ग्रेटर देन इक्वल है तो यहां पर x लिखा जाएगा और x लेस देन 0 है तो यहां पर -x लिखा जाएगा। और ये इसका क्या होता है स्टूडेंट्स? ग्राफ होता है। अगर हम x के मान इस तरीके से रखते हैं तो f(x) के मान हमें इस तरीके से प्राप्त होंगे और ये मापांक फलन का क्या है? चित्र है स्टूडेंट्स। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स हम यहां पर महत्तम पूर्णांक फलन पढ़ने वाले हैं। ये एक महत्वपूर्ण फलन है स्टूडेंट्स, पूर्णांक फलन, और इसका संकेत इस तरीके से लिखा जाता है स्टूडेंट्स। और x महत्तम पूर्णांक x से कम या बराबर है। उदाहरण के लिए मान लीजिए -5/3। यहां पर देखिए स्टूडेंट्स अगर मैं -5/3 के -5 के अंदर 3 का भाग लगाता हूं तो यहां पर -1.6 मान निकल कर आता है लगभग हमारा। तो यहां पर देखिए स्टूडेंट्स जो केवल और केवल महत्तम पूर्णांक फलन होता है उसके अंदर पूर्णांक ही लिखा जाता है और वो पूर्णांक क्या लिखा जाएगा? उससे पहले वाला अंक लिखा जाता है। तो यहां पर -1.6 से कम मान है वो लिखा जाएगा, आप ऐसा समझिए। तो यहां पर देखिए स्टूडेंट्स क्या आएगा? -2 लिखा जाएगा। अगर मैं 5 के अंदर 3 का भाग देता हूं, 5 के अंदर 3 का भाग देता हूं स्टूडेंट्स तो इसका मान 1.6 आता है। तो यहां पर देखिए स्टूडेंट्स यहां पर आप 2 नहीं लिखना, क्योंकि 1.6 से कम मान क्या होगा? 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। और यहां पर बताया भी है x से कम या बराबर हो सकता है मान। अगर देखिए स्टूडेंट्स कहीं पर महत्तम पूर्णांक यहां पर 2 का पूछ लिया आपको तो यहां पर क्या है? 2 ही आने वाला है, इससे कम ज्यादा नहीं होगा इसका मान। अगर ऋणात्मक के अंदर हो तो देखिए स्टूडेंट्स -1 और -2 के अंदर यहां पर बड़ा कौन होगा स्टूडेंट्स? -1 बड़ा होता है और -2 क्या होता है? छोटा होता है। माइनस के अंदर जितना मान बड़ा होगा उतना ही क्या होगा? परिणामी छोटा होता है स्टूडेंट्स।
अब इस तरीके से ये प्रॉपर्टी सदैव इसके लिए सत्य है और ये प्रॉपर्टी भी क्या है, सत्य है। और इस तरीके से आपको यहाँ पर ग्राफ के अंदर समझाया गया है स्टूडेंट्स। और महत्तम पूर्णांक फलन के कुछ गुणधर्म है वो इस तरीके से, इनको आप देखना स्टूडेंट्स। और उसके बाद में अपूर्णांक फलन है वो क्या होता है, इसको देखिए स्टूडेंट्स। मैं आपको एक एग्जाम्पल की सहायता से समझाता हूँ। यहाँ पर 2.7 और इसमें से जो पूरा मान है वो लिखा जाएगा अपूर्णांक फलन के अंदर, और उसमें से क्या है महत्तम पूर्णांक फलन को क्या कर देंगे, घटा देते हैं। और महत्तम पूर्णांक फलन के अंदर यहाँ पर 2.7 का केवल और केवल 2 ही लिखा जाएगा स्टूडेंट्स। क्या लिखा जाएगा, 2.7 से पूर्व मान क्या होगा, जो पूर्ण अंक है क्या है, 2 होगा। तो यहाँ पर 2.7 में से 2 को अगर हम घटा देते हैं तो 0.7 आता है, और ये हमारा अपूर्णांक फलन का मान होगा। किसका मान होगा, अपूर्णांक फलन। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, हम सीमाएं पर चर्चा करते हैं। तो सीमा एक नियमित बहुभुज जो एक वृत्त के अंतर्गत है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये मेरे पास एक वृत्त है। हम जो इसके अंदर बहुभुज की भुजाओं की संख्या बढ़ाते जाएंगे तो इस बहुभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो इस वृत्त के क्या निकट पहुंच जाएगा स्टूडेंट्स। इन के अंदर ऐसा ही समझाया गया है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, बहुभुज की भुजाओं की संख्याओं को और बढ़ाने पर वृत्त और बहुभुज के क्षेत्रफल का अंतर है वो बहुत छोटा हो जाता है। इसे कलन में हम क्या है, सीमा के रूप में परिभाषित करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, सीमा की जो डेफिनेशन है वो बीएससी फर्स्ट, सेकंड और फाइनल तीनों जगह है क्या है आपको काम में आने वाली है। तो यहाँ पर मैं केवल और केवल आपको इस वीडियो के अंदर ही समझाता हूँ। आगे जो आपके यूनिट के अंदर सीमा, सांतत्य, अवकलनीयता की अगर डेफिनेशन आएगी तो मैं वहाँ पर नहीं करवाऊंगा स्टूडेंट्स। यहाँ पर x टेंड्स टू का a का अर्थ, और इसको समझने के लिए देखिए स्टूडेंट्स, आप बीएससी सेकंड और बीएससी सेकंड के अंदर उत्तर कलन के अंदर मैंने इस पार्ट को विस्तार से समझा दिया है। वहाँ पर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, फलन की सीमा की परिभाषा, इसको भी वहां पर मैंने समझा दिया है स्टूडेंट्स। अब यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, सीमा की अस्तित्व के लिए बाईं सीमा का मान दाईं सीमा के क्या बराबर है तो सीमा का अस्तित्व है स्टूडेंट्स, अन्यथा नहीं होगा। उसके बाद में हम अब देखिए स्टूडेंट्स सातत्य, और इस पे चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर हम जानते हैं लिमिट x टेंड्स टू a f(x) ज्ञात करने के लिए बिंदु a के सामीप्य पर विचार किया जाता है। तो x बराबर a पर फलन f(x) के मान से सीमा का कोई संबंध नहीं होता स्टूडेंट्स। यदि किसी फलन के लिए फलन की सीमा के साथ साथ बिंदु a पर मान f भी प्राप्त किया जाए तो 3 विकल्प हो सकते हैं हमारे पास। तो पहला अनंत या अपरिमित हो, अनिर्धारीय या अनिश्चित हो, या फिर क्या हो तीसरी कंडीशन क्या हो स्टूडेंट्स, परिमित हो। अब देखिए स्टूडेंट्स, प्रथम 2 विकल्पों फर्स्ट और सेकंड पर बिंदु x बराबर a पर फलन f(x) परिभाषित नहीं है, जबकि जो दूसरी अवस्था है इस अवस्था में बिंदु x बराबर a पर फलन f(x) का आरेख है वो विच्छेदित होगा। फलनों के लेखाचित्र खींचने पर यदि वक्र कहीं पर भी टूटा हुआ नहीं हो, x के प्रत्येक छोटे छोटे मानों के लिए y बराबर f(x) का मान भी क्या है, परिमित हो और समतल में उसका अस्तित्व हो तो ग्राफ सतत कहलाता है स्टूडेंट्स। कभी कभी फलन के एक चर के मान के लिए अन्य चर का मान अनंत हो जाता है, तो इस प्रकार के फलन का ग्राफ सतत नहीं बनता है स्टूडेंट्स। तो सतत के अंदर देखिए सांतत्यता को समझना है। तो फलन f(x) बिंदु x बराबर a पर बाईं ओर से सतत हो और दाईं ओर से सतत हो तो वो सतत फलन कहलाएगा स्टूडेंट्स। और यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, सतत फलन के कुछ एग्जाम्पल भी दिए गए हैं। तो सतत फलन के ये क्या है, एग्जाम्पल है। उसके बाद में देखिए ये सभी के सभी सतत फलन के एग्जाम्पल है, और ये सभी के सभी स्टूडेंट्स क्या है, असतत फलन के एग्जाम्पल है। और ये सतत फलन के क्या है स्टूडेंट्स, गुणधर्म है। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, फलन का एक बिंदु पर सातत्य, अगर इसका मान हमें निकालना हो तो किस प्रकार से निकालते हैं। फलन f(x) अपने प्रांत के किसी भी बिंदु x बराबर a पर सतत होता है यदि a पर फलन की बाईं सीमा
ए पर फलन की दाईं सीमा और ए पर फलन का मान हम निकाल देते हैं। अगर तीनों इक्वल आ रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स सातत्यता प्रॉपर्टी का क्या हो रहा है, पालन हो रहा है, अन्यथा नहीं हो रहा है स्टूडेंट्स। यदि कोई फलन अपने प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर सतत है तो उसे सतत फलन कहेंगे स्टूडेंट्स हम। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स अवकलनीयता क्या है, अवकलनीयता। अब यहां पर अवकलनीयता को समझने के लिए देखिए स्टूडेंट्स हमने सीमा और सातत्यता का अध्ययन कर लिया है, तो अब यहां हम दायां अवकलज निकाल देंगे और दायां अवकलज इस तरीके से निकाला जाता है स्टूडेंट्स। दाएं अवकलज के अंदर यहां पर a प्लस अच लिखा जाता है और बायां अवकलज a माइनस अच लिखा जाएगा। और उसके बाद में अगर दायां अवकलज और बायां अवकलज बराबर है, क्या है, दायां अवकलज और बायां अवकलज क्या है, बराबर है, तो वो फलन अवकलनीयता कहलाएगा स्टूडेंट्स। क्या कहलाएगा, अवकलनीयता। और ये दायां अवकलज, ये बायां अवकलज, हम इस तरीके से भी इनको क्या है प्रेजेंट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। अवकलज को आपको समझना हो तो देखिए स्टूडेंट्स dy बटा dx और ये इसका क्या है सूत्र रहेगा स्टूडेंट्स। तो यहां पर देखिए स्टूडेंट्स किसी दिए गए फलन fx का अवकल गुणांक ज्ञात करने की प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, अवकलन कहेंगे। क्या कहेंगे, अवकलन कहते हैं स्टूडेंट्स। उसके बाद में देखिए यहां पर डेल्टा y बटा डेल्टा x एक भिन्न है का अर्थ ये हो सकता है, लेकिन dy बटा dx एक भिन्न नहीं है स्टूडेंट्स। यहां पर ये एक विशेष बात है, dy बटा dx तो केवल इसका क्या है स्टूडेंट्स, संकेत मात्र है। तो मैं आशा करता हूं ये वीडियो आपके लिए लाभदायी होगा स्टूडेंट्स।